नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी सिख सरदार। उस रात्रि में फिरोज शाह में एक ओर से अंग्रेजी और दूसरी ओर से सिखों की तोपें भैरवी रागनी आलाप रही थी, परंतु उनके गीतों में ना तो कहीं कलिंद नंदनी तटे न नंद नंद नंदनम की ध्वनि थी और न कहीं अधरम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। वे तो एकदम नीरस कंठ से अड्डड धम्म गरज रही थी। उनकी इस भैरवी से एक भी हृदय प्रसन्न न होता था। चारों ओर से हाय हाय बचाओ बचाओ शब्दों की बौछार सी हो रही थी। ऐसे ही भीषण समय में अंग्रेजी सेना के एक भाग में तत्कालीन गवर्नर जनरल सन हेनरी हॉर्डिंग्स अपने पुत्र से कुछ बातें कर रहे थे। सर हॉर्डिंग्स ने अपने पुत्र से कहा, लड़ाई का रूप कैसा है? बहुत ही भीषण, हमारी हार निश्चित है पिताजी। मुझे स्वप्न में भी विश्वास न था कि सिख सेना ऐसी वीरता दिखलाएगी। लॉर्ड हॉर्डिंग्स अपने पुत्र का वक्तव्य सुनकर चुप रह गए। वह आगे बोला, उनकी तोपें भीषण वेग से गोले उगल रही हैं। हमारी न जाने कितनी रसद की गाड़ियों को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। बारूद के ढेर में आंच लगने से न जाने कितने अंग्रेज वीर काल के गाल में पहुंच गए हैं। ओहो, सिख तो बड़े ही भयंकर निकले। इस बार लॉर्ड हॉर्डिंग्स बोले, सचमुच सिख वीर जाति हैं। उस दिन की घटना तुम्हें याद है? किस दिन की पिताजी? जिस दिन मैंने लेफ्टिनेंट बिडल्फ को सिखों के विरुद्ध हथियार न उठाने की आज्ञा दी थी। सिखों के विरुद्ध शस्त्र न ग्रहण करने की आज्ञा? ना, मैं तो उस घटना को नहीं जानता। ओहो, विचित्र घटना है। सिख जाति की वीरता का एक ज्वलंत उदाहरण। लेफ्टिनेंट विडल्फ किसी प्रकार बंदी होकर सिख सिपाहियों के हाथ पड़ गए थे, पर जिस समय हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर सिपाही बिडल्फ को अपने सरदार के पास ले गए, जानते हो उस समय सरदार ने क्या कहा? उसने लेफ्टिनेंट की हथकड़ी बेड़ी कटवा दी। कहा, हम लोग बंदियों से बदला नहीं लेते, हमारा बदला सशस्त्र शत्रुओं के साथ संग्राम स्थली में होता है। जाओ वीर, तुम मुक्त हो। सिख सरदार की इस उदारता के स्मरण मात्र से लॉर्ड हॉर्डिंग्स गदगद हो गए। वह आगे बोले, कृतज्ञता के बोझ से बिडल्फ इतना दब गया कि यदि मैं उसे सिखों से लड़ने का निषेध न करता तो वह स्वयं वही करता। गवर्नर जनरल साहब अभी कुछ कहने ही वाले थे कि एक अंग्रेज झपटा हुआ उनके पास आया। चेहरे से घबराहट बरस रही थी। आते ही बोला, माय लॉर्ड। सेनापति लिटलर को अपनी सेना का व्यूह बिगाड़ कर भागना पड़ा और सेनापति बलिस की 2 पलटने यदि सेनापति गिलवर्ट के व्यू के दाहिने भाग में शरण न लेती तो पूर्णतया नष्ट हो जाती। जान पड़ता है आज हमारी हार निश्चित है। लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने उस अंग्रेज को धैर्य दिलाते हुए कहा, हमारी हार संभव है। अंग्रेज आज तक कभी किसी देशी सेना से हारे हैं? जाओ अपना काम देखो। अंग्रेज चला गया। लॉर्ड साहब अपने पुत्र से बोले, यह लो, यह मेरा तमगा है और यह घड़ी और कुछ अत्यावश्यक कागज। आज या तो विजय होगी या तुम्हारे पिता की मेरी मृत्यु। हम 7 समुद्र पार कर यहाँ पराजित होने के लिए नहीं आए हैं। हॉर्डिंग्स पागलों की तरह एक तरफ झपट गई। युद्ध स्थल से पत्र आया है क्या? जरा खोलकर देख तो। अटारी के सरदार श्याम सिंह की पत्नी चंदा देवी ने अपनी दासी से कहा। दासी, खोलकर देखना क्या, युद्ध स्थल से तो आया ही है। अभी अभी एक सवाल लेकर आया है। चंदा, अच्छा, पढ़कर सुना। दासी पत्र पढ़ने लगी। प्रियतमे, मुदगी के युद्ध की घटनाओं को मैंने एक पत्र द्वारा तुम्हें जता दिया था। अब इस पत्र में फिरोज शाह के युद्ध की कथा लिखता हूँ।
इसमें कोई संदेह नहीं कि सिखों की स्वाधीनता महाराणा रंजीत सिंह के साथ ही स्वर्ग चली गई। इस वक्त हमारे सरदारों में फूट का साम्राज्य है। 21 दिसंबर 1845 ईस्वी को जो युद्ध हुआ उसका वर्णन करते हुए कलेजा फटा जाता है। 21 तारीख को रात को अंग्रेज भी समझ गए कि सिखों का रक्त कैसा होता है। यदि उस दिन भी हमारे सेनापतियों ने हमें धोखा न दिया होता तो हमारी विजय तो होती ही, साथ ही एक विदेशी जीवित न बचता। पर हुआ क्या, सेनापति तो अंग्रेजों से मिले थे, उन्हें तो स्वदेश विक्रय की धुन थी। वे बराबर वैसा ही कर्म करते रहे जिससे सिखों की हार हो और विजय हो उनके शत्रुओं की। उस रात को युद्ध का कोई फैसला नहीं हुआ। अतः प्रातः पुनः भीषण समर का आरंभ हुआ। इस बार सेनापति लाल सिंह की सेना पर अंग्रेजों ने बुरी तरह आक्रमण किया। अनेक सिख काट डाले गए। ऐसे अवसर पर सेनापति तेज सिंह की एक पलटन पास ही खड़ी थी, पर उस नीच से उसे अंग्रेजों के मुकाबले में नहीं भेजा। वह अपने क्रूर नेत्रों से अपने सिख भाइयों की हत्या का दृश्य देखता रहा। अंत में एक ताजी अंग्रेजी फौज ने तेज सिंह की पलटन पर भी आक्रमण किया और उस नीच को अपनी पलटन लड़ाने के लिए विवश किया। तेज सिंह के दल ने विचित्र योग्यता से अंग्रेज का सामना किया और उनके पैर उखाड़ ही दिए। अंग्रेजी पलटन दुम दबाकर भाग चली, पर हाय रे पंजाब कुकपाल, नीच तेज सिंह ने सब चौपट कर दिया। अंग्रेजी फौज का पीछा करने की आज्ञा देना तो दूर, वह पतित अपना घोड़ा पीछे की ओर मोड़कर स्वयं भाग चला। सेनापति को भागते देख सेना ने भी उसी का अनुकरण किया और इस प्रकार अंग्रेजों को तेज सिंह की बेईमानी की दया से मुफ्त में ही विजय मिली। पर यह विजय पराजय से भी महंगी थी। इससे अंग्रेजी सेना का 7वां भाग काम आया। अब वही इच्छा होती है कि एक बार पुनः शत्रुओं के रक्त में स्नान करूं और अपने प्रियतम पंजाब को परतंत्र होने से बचाऊं। यद्यपि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी स्वदेशोद्धार के लिए कुछ उठा रखने की मेरी इच्छा नहीं होती। तुम्हारी क्या सहमति है? तुम पति चाहती हो या पंजाब? उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा श्याम सिंह। पत्र समाप्त होने पर एक ठंडी सांस लेकर चंदा देवी ने दासी से पत्र का उत्तर लिखने को कहा। उत्तर इस प्रकार लिखा गया। प्रियतम, पत्र मिला। समाचार पढ़कर हृदय दुख से भर गया। हाय, महाराणा रंजीत सिंह के मरते ही उनके प्रियतम पंजाब की यह अधोगति। खैर, आप अपना कर्तव्य ना भूलिएगा। मैं पति चाहती हूँ, परंतु अकर्मण्य पति नहीं। इसके लिए चाहे लोग मुझे कुछ भी क्यों ना कहें, आप इसका सर्वदा ध्यान रखिएगा कि आप महाराणा रंजीत सिंह के लड़कपन के साथी और उनके पौत्र के श्वशुर हैं। आप इसका सर्वदा ध्यान रखिएगा कि पंजाब प्रदेश गुरु गोविंद सिंह की पवित्र थाती है। उसे शत्रुओं के हाथ में देना और गुरु का अपमान करना एक ही बात है। प्राण धन आप देशद्रोहियों के कुचक्र में पड़कर अपना अंत कदापि भ्रष्ट ना करिएगा। आपकी दासी चंदा। भाई करुण सिंह अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते फिरते सजल नेत्रों से अटारी के सरदार श्याम सिंह बोले, हमारा प्यारा पंजाब सदा के लिए हमारे हाथों से जा रहा है। एक तरफ से बाहरी राक्षस उसके मांस के लिए छटपटा रहे हैं और दूसरी ओर से भीतरी। भाई साहब, हमने निश्चय कर लिया है कि हम अपने सामने अपने स्वदेश को विदेशियों में पददलित होते ना देखेंगे। बड़ी प्रबल इच्छा है कि एक बार पुनः अंग्रेजों को दिखा दूं कि भारतवर्ष के क्षत्रिय कैसे होते हैं। पर सरदार जी, हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े अधिकारी विदेशियों के चरणों की ओर देख रहे हैं। एक और लाल सिंह कुत्तों की तरह खड़ा पंजाब का एक टुकड़ा गोश्त ब्रिटिश सिंह से मांग रहा है। दूसरी ओर नीच तेज सिंह श्रृंगाल की तरह जन्मभूमि की हड्डी का एक टुकड़ा चाहता है।
अब शत्रुओं का एक नया सहायक जम्मू का राजा गुलाब सिंह भी पंजाब की छाती पर मूंग दलने आ गया है। सिखों ने इस दुष्ट को व्यर्थ में ही ऐसे कठिन अवसर पर अपना मंत्री चुना। आपने गुलाब सिंह की नीचता सुनी? श्याम सिंह: नहीं तो क्या किया उसने? करुण सिंह: सुना है उसमें और लॉर्ड हॉर्डिंग्स में एक गुप्त संधि हुई है जिस पर सब सेना नायकों के भी हस्ताक्षर हैं। उस संधि का यही आशय है कि अंग्रेज जब जब सिख सेना पर आक्रमण करे तब तब सिखों के सेनापति फौजों से अलग हो जाएं और इस प्रकार पराजित वीरों को लाहौर दरबार सेना से बाहर निकाल दें, जिससे अंग्रेजों को सतलज पार करने और राजधानी में प्रवेश करने में कोई बाधा ना रह जाए। ऐसी संधि गुलाब सिंह ने की है। आहा, तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? क्या कोई ऐसा सिख नहीं जो इन कुत्तों को यमालय भेज दे? पर जाने दो, ये नाम मात्र के पुरुष हैं, वस्तुतः इनमें स्त्रियों के इतना भी बल नहीं। इनकी हत्या से वीर धर्म कलंकित होगा। करुण सिंह: हमने सुना था अंग्रेज बड़े नीतिज्ञ और वीर होते हैं। क्या यही नीति है? यह वीरता है? क्या इसे भी इतिहास युद्ध कहेगा? हाय हाय भाई करुण, हमारी मातृभूमि, हमारा पंचनद, हमारा स्वर्ग, हमारा नंदनवन नष्ट हो जाएगा और हमारे ही हाथों से। करुण, जरा मेरी तलवार तो लाना, हमारे सब साथियों को बुला लाओ। श्याम सिंह रोने लगे। क्षण भर में श्याम सिंह के अन्य साथी एकत्र हो गए। अपनी कृपाण हाथ में लेकर वृद्ध श्याम सिंह ने भीम गर्जना की। वीरों, अब जीकर क्या करोगे? कुछ ही दिनों में विदेशी तुम्हें और तुम्हारे देश के जूतों से ठुकराएंगे। खालसा के वीरों, चलो हम लोग स्वदेश के नाम पर रणस्थल में प्राण विसर्जन करें। अपने हृदय के रक्त से गुरु गोविंद सिंह जी की मृत आत्मा को संतोष दें। यह देखो, यह हमारा पवित्र ग्रंथ है। इसे छूकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते युद्ध स्थल से मुंह ना मोड़ेंगे। देशद्रोही लाल सिंह ने सोवराम के युद्धारंभ के पूर्व ही सेना और पड़ाव का सब हाल अंग्रेज सेनापति के पास लिखकर भेज दिया था। उसने एक पत्र में लिखा था, इस युद्ध के सेनापति तेज सिंह बने हैं, पर इसमें कुछ हानि नहीं। वह भरसक अंग्रेजों को लाभ पहुंचाएंगे। मैंने घुड़सवार सेना का भार लेकर उसे इधर उधर तितर बितर कर दिया है। इसके अलावा सिख छावनी का दक्षिण भाग बहुत ही दुर्बल है और उधर की दीवार भी बहुत कमजोर बनाई गई है। इतने समाचार ही से काम नहीं चला। सेनापतियों ने युद्ध में सैनिकों को गोला बारूद भी न देने का निश्चय कर लिया। वह सोमराव का प्रसिद्ध एक भीषण युद्ध हो रहा है। सेना नायकों की उपेक्षा होने पर भी सिख जी जान से लड़ रहे हैं। इस वक्त उनका नायक कौन है? वह देखिए, दुर्बल वृद्ध धवल श्मश्रु आच्छादित बदन वाला वह वीर कौन है? उसका वस्त्र भी श्वेत है, घोड़ा भी श्वेत है, बाल भी श्वेत है और श्वेत है हृदय भी। जब उसने देखा कि सैनिकों को गोले और बारूद नहीं मिल रही है, तब वह तलवार की लड़ाई पर उद्यत हुआ। उसने अंग्रेजों की 50वीं रेजिमेंट पर आक्रमण करने के लिए हवा में तलवार घुमाते हुए घोड़े को एड़ लगाई। उसके साथी भी आगे बढ़े, पर साथी 50 से अधिक ना थे। एक और सेना की सेना और एक और मुट्ठी भर 50 आदमी। इसे कोई युद्ध कहेगा? श्याम सिंह के जब सब साथी अंग्रेजों की मार से व्यग्र होकर सतलज की गोद में चले गए, पर वह बूढ़ा सरदार नहीं गया और नहीं गया। देखते देखते उस जर्जर शरीर में 7 गोलियों ने अपने घर बना लिया। वह स्वदेश के गौरव पर मर मिटा। चंदन लाओ, रोली लाओ, आरती लाओ, हमारे जीवन धन आ रहे हैं। अरे, मेरी श्रृंगार की पिटारी ना भूलना, मैं श्रृंगार करके उनके दर्शन करूंगी। वह बहुत क्लांत हैं। उन्होंने वृद्ध होते हुए भी शत्रुओं को नाको चने चबाए हैं। मैं उनसे श्रृंगार करके मिलूंगी। देख, दूसरा कोई जूड़ा ना लाना, वही लाना जिसे मैंने अपने विवाह के दिन पहना था।
नहीं तो जीवन धन असंतुष्ट हो जाएंगे। आज भी तो मंगल दिवस है। वह वीर देश से शत्रुओं का संहार कर आ रहे हैं। नाथ, नाथ, सुना है युद्ध के समय तुम बहुत सुंदर जान पड़ते थे। तुमने विदेशियों के दांत खट्टे कर दिए थे। आहा, तुम सच्चे क्षत्रिय हो। आओ, तुम्हें इस बात का प्रमाण दूं कि मैं भी अयोग्य नहीं। मुझे तुम्हारी दासी होने का पूर्ण अधिकार है। मैं सच्ची छतरानी हूँ। 7 गोलियां, इस अवस्था में 7 गोलियों से तुम स्वर्गगामी हुए। मेरे सर्वस्व, तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। आज मारे गौरव के मेरी छाती फटी जाती है। मारे अभिमान के मेरा मस्तक आकाश से ऊंचा हुआ जा रहा है। तुम मेरे प्राणनाथ सच्चे क्षत्रिय हो। सिखों के प्रयत्न से सरदार श्याम सिंह का शव उनकी रियासत अटारी पहुंचाया गया और उनकी वीर पत्नी अपने पति के साथ सती हो गई। अटारी की शहर पनाह के बाहर अभी तक उस सती का स्मारक स्वरूप एक स्तंभ खड़ा होकर पंजाब निवासियों को उनके पूर्वजों की याद दिलाया करता है। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।